चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इसमें हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे ना, जिसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कल देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो, तो जिससे हम लोग ये सम शुरू करें। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 208 पे ये क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि आस्था एंड आहना आर द पार्टनर इन अ फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज ऑन 31/3/17 वाज एज अंडर। ये बैलेंस शीट और उसके दूसरे पेज पर आपके सब एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है ना, द एडमिटेड सोनू एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/17 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। आस्था और आहना ये दो पुराने पार्टनर हैं और एक नई पार्टनर सोनू उसमें ऐड हो रही है। ठीक है, तो हमें इसका ये सम करना है ना। सम करने वक्त अभी तो सिर्फ यही चीज़ चेक किया करो कि इसमें कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। इसमें ऊपर बैलेंस शीट में कहीं पर भी करंट अकाउंट नहीं बना हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब करंट अकाउंट नहीं बनाना है, 4 अकाउंट ही बनाने हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले बनाएंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनाएंगे दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें तीनों पार्टनर के नेम लिखेंगे ना, आस्था, आहना और सोनू। क्रेडिट में भी वैसे ही ये तीनों। उसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के बाद बनाएंगे दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, ये चारों अकाउंट बना लेंगे। ये चारों अकाउंट आपकी बुक में तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट एक एक करके शुरू करें उसमें। जैसे देखो, पहला एडजस्टमेंट है कि सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहाँ पे पहली एंट्री, ऑलमोस्ट सम में पहली एंट्री यही आएगी कि जो भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कुछ कैपिटल और कुछ गुडविल लेकर आएगा ना। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि वो 80,000 अपने कैश लेकर आ रही है कैपिटल की तरह, और 7,200 का गुडविल लेकर आ रही है। तो इसमें दो एंट्री करते हैं। पहले तो कैश की एंट्री कर दें कि जो 80,000 लेके आई है, पहले उसकी एंट्री। गुडविल की एंट्री में तो पूरी काउंटिंग करनी पड़ेगी। कल भी बताया था ना, इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री ही ध्यान देनी पड़ती है, उसमें पूरी काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले कैश की एंट्री कर देना। 80,000 कैश लेके आई है तो उसकी दो एंट्री होती है। एक तो कैश आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट जो हमने बनाया है ना, उसके डेबिट में लिखेंगे 80,000 रुपये। और दूसरा कौन लेके आया कैश, तो सोनू लेके आई है, तो सोनू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, कैश के डेबिट में और सोनू के क्रेडिट में। तो देखो, ये पहली एंट्री करें हम लोग, तो सबसे पहले कैश अकाउंट में जाएंगे और कैश के डेबिट में लिखेंगे नाम सोनू का, कि सोनू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में 80,000 रुपीज़। ओके, और उसके बाद दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, नाम लिखेंगे कैश अकाउंट और अमाउंट सोनू में लिखेंगे 80,000 रुपीज़। ऐसे एंट्री होगी ना ये दोनों, बराबर। अब गुडविल की एंट्री। अब बेटा, यहाँ पर गुडविल की एंट्री आप लोग इम्पोर्टेंट टिक करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, एक नया चेंज है, एक ऐसा चेंज है जो आगे के सभी सम में आपको ध्यान देना है। अब चेंज क्या है वो समझो, कि यहाँ लिखा हुआ है कि सोनू ब्रिंग 7,200 एज अ गुडविल इन कैश, कि वो अपने हिस्से की 7,200 की गुडविल कैश में लेके आई है। अब उसके साथ जब भी गुडविल देखो ना, तो उसके साथ सम में दो चीज़ें ढूंढ लिया करो। एक तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ना, देखो सेकंड वाला ही दिया हुआ है उसके साथ, कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:3, ये दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि नई गुडविल की वैल्यू भी दी गई है क्या। तो यहाँ पे देखो, थर्ड में दिया हुआ है नई गुडविल की वैल्यू। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000। ये नई गुडविल, जो पता है सब रीवैल्यूएशन करते हैं ना, सबकी नई वैल्यू ढूंढते हैं, तो ये गुडविल की भी नई वैल्यू मिली 40,000 की। अब जब भी ये नई वैल्यू मिली हो ना, तो उसमें से पहले जो नया पार्टनर आ रहा है ना, कोई कौन नया नया पार्टनर आया है यहाँ पे, सोनू। कि जो यहाँ पे सोनू आई है उसका गुडविल का हिस्सा कितना हुआ वो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो उसका हिस्सा 7,200 दिया हुआ है, लेकिन क्या एक्चुअली उसका हिस्सा 7,200 ही है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि वो अपने हिस्से में से कुछ गुडविल लेकर आती है कैश में,
और कुछ कैश में नहीं लेकर आती। मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई थोड़ी गुडविल लेके आई और आधी बाकी रही, भाई आधी बाद में लेके आऊँगी, तो इसीलिए पहले उसका हिस्सा ढूंढना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग देखो और समझो गुडविल को, ठीक है। ये पूरी काउंटिंग अच्छी तरह से समझो कि देखो यहाँ पे टोटल गुडविल 40,000 की दी गई है, समझ रहे हो। टोटल गुडविल कितनी है? 40,000 की, न्यू गुडविल। पुरानी गुडविल का काम ही नहीं है हमें। नई गुडविल 40,000 की है और हमारा न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो 4:3:3 है। तो इस न्यू रेशियो के हिसाब से एज पर न्यू रेशियो इसमें सोनू का हिस्सा कौन सा है? सोनू का हिस्सा इसमें कौन सा है? सोनू का हिस्सा ये आखिरी वाला 3 वाला है, ये है ना सोनू का हिस्सा। मतलब ये 3 और अपॉन में पूरा कितना लिखा जाएगा? 3/10। 4, 3 और 3 तीनों का प्लस ना, तो तीनों का प्लस 10, 3/10। तो ये 40,000 में से सोनू की गुडविल कितनी हुई वो ढूंढनी पड़ेगी हमें। मतलब ढूंढना पड़ेगा शेयर ऑफ सोनू, सोनू की गुडविल कितनी। तो इस 40,000 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 3/10 से। तो आंसर मिल जाएगा 12,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करो 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 तो कितना मिलेगा? 12,000। मतलब ये बात हुई कि सोनू को 12,000 गुडविल लेकर आनी थी रूल के हिसाब से, और उसके शेयर के हिसाब से उसको 12,000 गुडविल लानी थी, लेकिन सोनू कितनी गुडविल लाई है? 7,200 ही। ये ध्यान देना बेटा, आगे के हर सम में अब ये पॉइंट आएगा आपको कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि सोनू 7,200 गुडविल लेकर आई है और पूरी गुडविल दी गई है 40,000। तो पहले 40,000 में से उसका हिस्सा ढूंढ लेते हैं, हर सम में ऐसा करेंगे कि उसका हिस्सा आया 12,000, मतलब उसको लानी थी 12,000 लेकिन लाए 7,200। मीन्स कि सोनू ब्रिंग 7,200 एज गुडविल एंड 4,800 इज रिमेनिंग। कि उसका 7,200 वो गुडविल लेकर आई है और 4,800 उसकी गुडविल रिमेनिंग है, बाकी है, ठीक है ना। कि उसने कहा होगा कि चलो भाई अगले महीने लेके आऊँगी बाकी के पैसे, या तो फिर जो है वो बाद में दूंगी मैं, ऐसे। लेकिन अब अगर उसकी गुडविल बाकी है तो उसकी फिर अलग एंट्री करनी पड़ेगी। आपको जो मैंने उस दिन वो 5 रूल लिखवाए थे ना, ये 5 रूल इस चैप्टर के गोल्डन रूल्स हैं। मैं हर सब में आपको याद करवाऊंगा बेटा। वो 5 रूल इस चैप्टर के गुडविल के लिए गोल्डन रूल्स है, उसके हिसाब से ही एंट्री होगी, कुछ भी कर लो आप लोग। तो अब वो जो 5 रूल लिखवाए थे, उन 5 रूल में रूल ऐसा भी था कि अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो एंट्री कैसे करेंगे, और अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है, बाकी गुडविल है, तो एंट्री कैसे करेंगे। मतलब इसमें एक में ही 2 एंट्री करनी पड़ेगी। देखो एक रूल था उसमें कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है ना, तो एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट के डेबिट में। कल भी ऐसी एंट्री की थी ना, कैश के डेबिट में लिखेंगे जितनी गुडविल लेके आया, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगे और उसे सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। जो भी गुडविल लेकर आता है तो उसे रखते नहीं है, उसे दोनों पार्टनर में बांट देते हैं। और कैसे बांटते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में। वो सेक्रीफाइस रेशियो भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। मतलब कि देखो वो जो 7,200 कैश में लेके आई है ना सोनू, तो उसे ऐसे बांटना पड़ेगा कि एक तो कैश के डेबिट में लिखेंगे और दूसरा उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर को, सोनू के अलावा जो है आस्था और आहना, उनको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। और जो दूसरा रूल है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इफ कैन नॉट ब्रिंग, कि अगर नया पार्टनर पैसे नहीं लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री करते हैं। तो फिर अगर पैसे नहीं लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट में तो डेबिट नहीं करेंगे ना, जैसे इसमें एंट्री की ये रूल में कि अगर वो पैसे लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अगर पैसे नहीं लेकर आ रहा है ना, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि जो नहीं लेके आया ना उसी के ही डेबिट में, जैसे यहाँ सोनू नहीं लेके आई तो उसके अकाउंट के ही डेबिट में लिखते हैं, एंड ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देते हैं।
और जो नहीं लेके आया उसे भी पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं मतलब फिलहाल उसके अकाउंट में लिख देते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे मिलने वाले हैं, बराबर, वो भी सेक्रीफाइस रेशियो में। तो दोनों में फ़र्क क्या है पता है, दोनों एंट्रीज में फ़र्क क्या है कि जो पैसे लेके आया ना तो वो कैश के डेबिट में लिखते हैं और पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में, और जो नहीं लेके आया ना तो उसे भी नए पार्टनर के डेबिट में लिखते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और पुराने पार्टनर को बांट देते हैं। मतलब गुडविल, दोनों गुडविल बांटनी तो पुराने पार्टनर को ही है। तो इस सम में जो 7200 की गुडविल सोनू लेके आई है ना उसकी ये एंट्री करेंगे, उसको ऐसे बांटेंगे हम लोग। और जो 4800 की गुडविल वो नहीं लेके आई है ना उसकी एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे। मतलब एक ही सम में 2 बार एंट्री करनी है और ये एंट्री आगे के काफ़ी सारे सम्स में आएगी, इसमें नहीं, बहुत सारे सम्स में यही एंट्री होगी। इसलिए बोल रहा हूँ इसको स्पेशली टिक कर लेना और समझ लेना कि उसे हमें पहले ढूंढ लिया कि हाँ भाई उसका हिस्सा 12,000 का था, ये मेंशन नहीं था, हमें ढूंढना पड़ा, ठीक है ना, मेंशन होगा नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा कि उसकी गुडविल 12,000 की है, उसमें से 7200 वो लेके आई, 4800 नहीं लेके आई है। 12,000 में से 7200 माइनस करो तो इतना नहीं लेके आई, तो उनकी एंट्री ऐसे करेंगे ना, बराबर। तो आप समझो, अब जो भी एंट्री करनी है ना वो दोनों गुडविल बांटनी तो पुराने पार्टनर को है और पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में ही बांटनी पड़ेगी। कैसे बांटनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सबसे पहली चीज़ क्या, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढो, याद है ना कल भी जैसे ढूंढा था वैसे ही। तो अब फिर से एक काउंटिंग करेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढे, ये सब रफ में लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए ये डिटेल में लिखा हुआ है, बाकी आपको ये सब सिर्फ रफ में लिखना है। तो देखो सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढते हैं ना तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला क्या आती है, ओल्ड माइनस न्यू, ये तो सब में ही ढूंढना पड़ेगा ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब आपके टेक्स्ट बुक में देखो कि आस्था और आहना का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है दिया हुआ है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, आस्था एंड आना आर द पार्टनर इन अ फर्म, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31/3/17 वाज एज अंडर। ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं हुआ, और अगर नहीं दिया हुआ है ना मतलब ओल्ड रेशियो इक्वल हुआ, कुछ ना हो तो क्या करेंगे, नहीं बांटेंगे, क्या बांटेंगे तो सही ना, कुछ ना हो ना मतलब समझो इक्वल रेशियो है। मतलब देखो यहाँ ओल्ड रेशियो में जो 3 पार्टनर हैं, आस्था, आहना और सोनू, तो उसमें ओल्ड रेशियो में लिखेंगे 1:1, है ना, 1:1, क्योंकि आस्था और आहना को इक्वल, ओल्ड में वही ना। और न्यू रेशियो तो दिया हुआ है 4:3:3, ठीक है। तो अब जो इसका सेक्रीफाइस ढूंढे ना तो पहले आस्था का सेक्रीफाइस ढूंढे। तो आस्था में फॉर्मूला आती है ना ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो कितना है 1, 1 पार्ट और टोटल कितना 1 + 1 2 ना, तो उसका रेशियो कितना लिखा जाएगा 1/2। ये तो ध्यान है ना कि उसका रेशियो 1/2 और माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू पार्ट उसका कितना है आस्था का 4, 4 और टोटल कितना 10, तो उसका 4/10, बराबर। तो फिर इसको कट किया जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम करेंगे ना मतलब पहले। तो अगर इसका एलसीएम करें तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, 10 का यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, 10 1 ज़ा 10, 2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8/20, तो 10 - 8 2/20। कट होता हो ना तो भी फिलहाल कट मत किया करो, ऐसे ही रखा करो उसे, बराबर। फिर आहना का ढूंढे कि आहना में भी ओल्ड रेशियो कितना है 1 है, तो मतलब उसका 1 और अपॉन में 2, अपॉन में टोटल 2, और माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है आहना का 3 है, और 3 और टोटल 10, 3/10, बराबर। तो इसे भी क्रॉस में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, ये 2 3 ज़ा 6/20, तो 10 - 6 4/20। तो आस्था और आहना ये दोनों का सेक्रीफाइस कितना मिल गया 2/20 एंड 4/20, बराबर ना। सोनू का पार्ट तो सिर्फ इतना ही है ना 3/10, उसका सेक्रीफाइस तो ढूंढेंगे ही नहीं, ये तो जस्ट मैंने लिखा है, इसके सेक्रीफाइस की जरूर नहीं है, हमने ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं पुराने। तो 2/20 और 4/20, तो जिसमें मैंने बताया सेक्रीफाइस में ये नीचे का डिनोमिनेटर खाली इक्वल होना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल होना चाहिए, तो ऊपर वाला वो रेशियो कहलाता है। मतलब रेशियो क्या हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो हुआ 2 and 4,
2:4 और यहाँ उसे कट करो, यहाँ 2 और 4 दोनों 2 से कट होते हैं तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो 1:2 मिला, ये सैक्रिफाइस रेशियो। तो अब समझो, अब फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन समझो कि देखो जो 12,000 की थी ना गुडविल, कि सोनू को कितनी गुडविल लेकर आनी थी, तो उसे 12,000 की गुडविल लेकर आनी थी, ये फिक्स था ना। उसमें से सोनू 7,200 की गुडविल लेकर आई और 4,800 की गुडविल नहीं लेकर आई है, बराबर। तो जो 7,200 की गुडविल है ना, वो 7,200 की गुडविल ये दोनों को 1:2 में ऐसे बांटेंगे, बांटनी तो दोनों ही गुडविल है हमें। तो 7,200 की गुडविल वो आस्था को 2,400 मिलेंगे और आहना को 4,800 मिलेंगे, बराबर 7,200 में से। समझ आ रही है बात? 1:2 में ना, वो तो पता है ना कैसे बांटते हैं 1:2 में, कि 1 + 2 3 हो गया, मतलब इसको एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई और एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई। ये तो पहले चैप्टर से आ रहा है, अब हर चैप्टर में था, तो ध्यान रखना। और जो 4,800 वो नहीं लेके आया ना, तो 4,800 जो सोनू नहीं लेके आई है, तो उस 4,800 को दोनों को बांटेंगे 1:2 में ही। तो आस्था को 1,600 मिलेंगे और आहना को 3,200। ये इतनी कैलकुलेशन है ना कि किसको कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो इतनी कैलकुलेशन पहले रफ में लिख दिया करो। ये काउंटिंग करके आप लिख दोगे ना, इतनी जो ये स्क्रीन पे लिखी हुई है उतनी कैलकुलेशन, तो फिर डायरेक्ट एंट्री करेंगे, तो फिर सीधी एंट्री करेंगे और वो इजी हो जाएगा। आपके हर सम में फिर से बोल रहा हूँ, आपके गुडविल की एंट्री में ही इतना टाइम जाएगा, बाकी सब एंट्रीज तो डायरेक्टली करते जानी है। तो अब इनमें एक एक करके अब एंट्री करें ना, कि देखो जैसे पहले 7,200 वो कैश में लेके आई है, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, जो कैश में लेके आई ना, तो पहले कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट में जाए और उसके डेबिट में नई गुडविल होती है तो क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल, बराबर ना। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लिखेंगे 7,200, ये नई गुडविल। और ये 7,200 पुराने पार्टनर को बांट देते हैं, पुराने पार्टनर को बांटेंगे ना, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहाँ पे ये प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों को बांट देंगे 1:2 में। ये 7,200 ही बांट देंगे कि आस्था को 2,400 और आहना को 4,800 मिल जाएगा, बराबर। ये 7,200 की तो एंट्री हो गई, और बाकी वो कितना गुडविल नहीं लेके आई है, तो कितना नहीं लेके आई, तो उसमें से 4,800 नहीं लेके आई। जो नहीं लेके आई वो कहाँ लिखते हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट के ही डेबिट में लिखते हैं। सोनू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, लेके आती है तो कैश के डेबिट में लिखते हैं ना, नहीं लेके आए तो उसी के ही डेबिट में, जो नहीं लेके आया वो, मतलब यहीं पे ही सोनू के ही डेबिट में लिखेंगे, यहीं पे ही लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना 4,800 जो नहीं लेके आई, और उसे उसे भी यहीं पे ही बांट देंगे ना, बराबर ना। जैसे ये बांटा 7,200, ये 4,800 भी बांटेंगे तो यही पुराने पार्टनर को, सोनू को नहीं, पुराने पार्टनर को। तो यही 4,800 यहाँ पे बांट दिया जाएगा, कि फिर से प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे 1,600 एंड 3,200, ये 4,800 यहाँ बांट दिया ना। समझ आई ना गुडविल की एंट्री? देखो आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, कितनी बार ये कैसे 2 बार आ गया ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो आपकी टेक्स्ट बुक के कोई कोई एग्जाम्पल में ये दोनों कंबाइन करके दे दिया है। ये एंट्री तो अलग अलग ही होगी, लेकिन ये 24 और ये 1,600, तो इसका 4,000 कंबाइन करके लिख दिया है। ये इन्होंने क्या कहते हैं कि 4,800 और 32, इसका 8,000 कंबाइन करके लिख दिया है। तो वो कंबाइन लिखो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे अलग अलग लिखो ना तो वो समझने में इजी रहता है, कि हाँ पहले 7,200 कैश में लाया उसको बांटा है, फिर 4,800 कैश में नहीं आया तो वो उसको बांटा है, बराबर ना। तो वो समझने में क्लियर रहता है ना। ओके, हो गई है गुडविल की एंट्री। तो देखो मेन एंट्री हो गई हमारी गुडविल की। तो अब बाकी के एडजस्टमेंट देखते जाएं, अब एक एक करके दूसरा देखें। अब देखो उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट देखा, सेकंड भी हो गया उसके साथ और थर्ड भी हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया ना। अब फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ पे ऐसा है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एज 3,200। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम,
तो आपके ऊपर बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में यहाँ लायबिलिटी पे दिया हुआ है ना वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वो दिया हुआ ना 4800। ये फंड क्या काम करता है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिखो या रिजर्व लिखो। कल मैंने सम के एंड में वो फोटोज रखे थे जिसमें मैंने बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो बांट देते हैं ना, पार्टनर को बांट दिया जाता है ना उसे। तो यहाँ लॉजिक समझना बेटा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जनरली इसलिए रखा जाता है, रिजर्व मतलब थोड़े पैसे साइड में किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर कोई वर्कर्स को, जैसे वर्कमैन मतलब वर्कर्स ही हुए, अगर कोई वर्कर को कोई नुकसान हो रहा है, कोई अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, तो मालिक इन पैसों में से थोड़े से पैसे निकाल के देता है। इसलिए वो पहले ही थोड़े से पैसे अलग करके रखता है कि कभी वर्कर्स को ज़रूर पड़ी ना तो इनमें से दे देगा। समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ पे उसने रखे थे 4800, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना 4800, और उसमें से क्लेम आया, मतलब नंबर 4 वाला जो एडजस्टमेंट है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 3200, कि उस 4800 में से 3200 वर्कर्स को देने हैं। मतलब पहले तो क्या वो 4800 पूरा ही बांट देते थे ना, पूरा नहीं बांटेंगे भाई, अब वो पार्टनर को पूरा नहीं बांटेंगे, उसमें से 3200 वर्कर को देना है, बाकी जो बचेगा ना वो बांटेंगे। तो सबसे पहली एंट्री तो ये करते हैं कि जो एडजस्टमेंट में 3200 दिया हुआ है ना, ये वर्कर को देने हैं, मतलब ये हमारी लायबिलिटी हो गई। ये क्लेम हुआ मतलब अभी के अभी नहीं देने भाई, फ्यूचर में देने हैं वर्कर्स को, तो ये लायबिलिटी है। तो सबसे पहले तो उसे लायबिलिटी में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी में, ऊपर थोड़ा गैप छोड़कर यहाँ लिखेंगे क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कितना 3200 का, बराबर। तो देखो ये वर्कर्स को 3200 देने हैं ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझो रफ में, ऐसे कैलकुलेशन कि भाई हमने पैसे अलग करके रखे थे 4800 वर्कर्स के लिए अलग करके रखे थे, उसमें से वर्कर को 3200 हमने दे दिए, ये 32 दे दिए, तो अब हमारे पास कितने बचे, तो अब हमारे पास 1600 बच गए। अब ये जो 1600 बच गया ना हमारे पास, ये दोनों पार्टनर को बांट देते हैं। हमेशा रिजर्व वगैरह तो बांट ही दी जाती है ना, कल भी बताया था मैंने कि रिजर्व बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को। तो अब यहाँ 1600 रुपये बांट देंगे, वो लिखा हुआ नहीं है, ये खुद काउंट करना है हमें कि यहाँ पे जो 1600 रुपये है वो उसे बांट देंगे हम लोग। ठीक है, 48 में से 32 वर्कर को दे दिए, बाकी के 1600 पार्टनर को बांट दिए। तो वो कहाँ बांटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ ओल्ड रेशियो कौन सा है, यहाँ ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, मतलब इक्वली बांटेंगे ना, 1600 का दोनों पार्टनर को 800 800, पुराने को ही, नए पार्टनर सोनू को नहीं, पुराने पार्टनर को ही बांटेंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, वहाँ क्रेडिट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो 1600 था ना, तो वो दोनों को 800 800 बांट दिया। समझ गए, ये हर एक एडजस्टमेंट ध्यान देना बेटा, कौन सी एंट्री कहाँ हो रही है। जो 3200 रुपये देने थे तो वो लायबिलिटी में लिख दिए, बाकी जो 1600 बच गए वो पार्टनर को बांट दिए हमने। ओके, अब उसके बाद नंबर 5 वाला एडजस्टमेंट। तो नंबर 5 एडजस्टमेंट में है कि आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। आहना अपना इन्वेस्टमेंट 19,200 में लेके जा रही है। आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखो कि इन्वेस्टमेंट 20,000 का है। अब ये इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आहना अपने नाम पे कर रही है, और 20,000 का इन्वेस्टमेंट वो कितने में लेके जा रही है, 19,200 में। मतलब 800 रुपये का हमें नुकसान हुआ ना, मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे 20,000 रुपये, उसके रिटर्न में मुझे मिल रहे हैं खाली 19,200 रुपये, तो उल्टा 800 रुपये का नुकसान हुआ ना मुझे, तो वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो इसकी एंट्री ऐसे करेंगे कि ये आहना लेके जा रही है, बराबर ना, आहना लेके जा रही है 19,200 में ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो लेके जा रही है तो उसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स की कोई भी चीज़ होती है ना तो डेबिट में लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है ना, तो वो डेबिट में, लायबिलिटी की कोई भी चीज़ हो ना तो वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में ही, यही कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट में जाकर यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट आहना में लिखेंगे 19,200। ये पूरा इन्वेस्टमेंट गया, उसमें गया ना, 19,200 में आहना लेके गई, वो बात खत्म। अब इसके लॉस की बात करेंगे। ये तो आना लेके गई, एक एंट्री हो गई। अब यहाँ देखो कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, ये लेके गई 19,200 में, तो लॉस कितना हुआ, 800 रुपये का लॉस हुआ। अब इन्वेस्टमेंट में जब भी लॉस होता है ना, तो उसके लिए आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो, टेक्स्ट बुक में देखो वहाँ पे कि उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका मतलब क्या कि ये भी फंड मतलब पैसे अलग करके रखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग करके रखे हैं। इसका मतलब क्या कि अगर फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान हो जाए ना, तो वो नुकसान इसमें से भरपाई करेंगे, और अगर जो नुकसान नहीं हुआ तो बाकी का पार्टनर को बांट देंगे, बराबर। तो यहाँ हमें नुकसान हुआ ना, कितने का नुकसान हुआ, 800 रुपये का। तो वो 800 रुपये का नुकसान इसमें से भरपाई हो जाएगा, 800 की एंट्री कहीं नहीं करनी है। हमने पहले ही वो इन्वेस्टमेंट के 1600 रुपये अलग करके रखे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब कि जो चेंज हो रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हो गया तो हमने पहले ही 1600 रुपये अलग करके रखे हैं। मतलब हमने 1600 जो अलग करके रखे थे ना, उसमें से ये 800 रुपये का नुकसान माइनस कर दिया, उसी में से ही गिन लिया, वो भरपाई हो गई। तो अब हमारे पास ये फंड कितना बचेगा, 800 रुपये का फंड बचेगा। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अभी 800 रुपये बचे ना, 1600 थे, 800 रुपये का नुकसान हो गया, बाकी 800 रुपये बचे हमारे पास। और वो 800 को क्या किया जाता है, तो वो 800 को पार्टनर में बांट देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी तो बांट ही देते हैं ना, कल उस फोटो में बताया था मैंने। ये सब छोटे छोटे रूल्स ध्यान देना बेटा, और ये सब इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, नहीं तो क्योंकि इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ इन्वेस्टमेंट के 800 रुपये जो बचे हैं, वो 800 रुपये जैसे ये वर्कर के बचे तो वो बांट दिए ना, ऐसे 800 करके 1600 रुपये बांट दिए थे। तो अब यहाँ 800 रुपये बचे हैं, तो वो भी दोनों में 400 करके बांट दिए जाएंगे, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट के ये दोनों यहाँ बांट देंगे। समझ आ रही है, समझ आई ना पूरी एंट्री। कि देखो 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट आहना लेके गई 19,200 में, 800 रुपये का नुकसान हो गया। ये नुकसान हमने इस 1600 में से भरपाई कर दिया, क्योंकि 1600 अलग करके रखे थे, उसमें से भरपाई कर दिया। तो बाकी बचे हमारे पास ये 800 रुपये। ये 800 रुपये बचे तो वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो दोनों पार्टनर को बांट देंगे फिर, बराबर। तो एक ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई, और इसकी दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट में ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना लिखा जाएगा, तो दोनों को 400 रुपये, 800 रुपये दोनों को बांट देंगे आधे आधे करके। समझ आई बात है। तो ये 5 वाला एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। देखो ऐसे एडजस्टमेंट अगर नहीं समझ पड़े ना, तो इसी वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखा करो, फिर से एक बार पहले से देखा करो कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई। 2-3 बार देखोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार नहीं समझ में आया वीडियो बंद कर देते हो, उसी चीज़ को 1-2 बार और रिपीट करो, 1-2 एग्जाम्पल और देखो, मेहनत करोगे एकदम इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़। अब 6th वाला एडजस्टमेंट, नंबर 6 में ऐसा दिया हुआ है कि अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। भाई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 2400 रुपये, जो लिखना भूल गए। अकर्ड मतलब मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है एग्जैक्टली। तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम हुई हमारी। ये क्या हुई पता है, आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम मिलना बाकी है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, जो इनकम मिलना बाकी है, उसकी एंट्री कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक तो बैलेंस शीट में एंट्री होती है, बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये इनकम है ना हमारी, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। और दूसरी रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में ना कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये इनकम हो रही है ना, तो रीवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो देखो इनकी एंट्री करें ये इनकम की, 6th वाले एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन में जाएंगे, और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, 2400 का। ये मिला ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसकी दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो दूसरी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
कि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलना बाकी है 2400 का, बरोबर। सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद सेवन्थ वाला एडजस्टमेंट, accepted bills payable of 2000 which was drawn by creditor is not recorded। अच्छा अब ये एक एंट्री देखो, ये सेवन्थ वाली एंट्री समझना, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसी एंट्री है जिसकी आप एंट्री न करोगे ना तो भी चलेगा और एंट्री करो तो भी चलेगा। एक ऐसी एंट्री, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, एक थियरी समझो, एक छोटी सी थियरी समझो तो समझ में आएगा। देखो दो लोग होते हैं, एक क्रेडिटर हुए और एक हुए बिल्स पेएबल, बराबर। यहाँ पे बिल्स पेएबल, ये दोनों चीज़ें हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना लायबिलिटी में, क्रेडिटर भी और बिल्स पेएबल भी। क्रेडिटर मतलब कौन, क्रेडिटर कौन, कि जिनको हमें पैसे चुकाने हैं, जिनसे हमने सामान खरीदा होगा, पैसे चुकाने हैं, वो क्रेडिटर। बिल्स पेएबल कौन, बिल्स पेएबल ये कौन, तो ये भी वही जिनको हमें पैसे देने हैं। तो दोनों सेम तो है, फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो क्रेडिटर में ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, लेकिन पैसे देना फिक्स नहीं है, पैसे देना फिक्स नहीं है, कब दे रहे हैं नक्की नहीं। हाँ भाई तुम्हें पैसे देंगे ज़रूर, लेकिन कब देंगे नक्की नहीं है भाई, जब सगवड़ होगी तब देंगे तुम्हें, ठीक है, वो क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल में पर्टिकुलर बिल बनता है कि जिनमें जो क्रेडिटर होते हैं ना, उन क्रेडिटर में से कुछ क्रेडिटर ऐसे कहते हैं कि यार मुझे एक चिट्ठी पे लिख के दो तुम कब देने वाले हो, वैसा नक्की करके दो। तो उन जिनको हम लोग चिट्ठी बना के देते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है भाई इस तारीख को मैं तुम्हें पक्का पैसा दे दूंगा, तो इसका मतलब अब वो क्रेडिटर नहीं, उसको लिखा जाता है फिर बिल्स पेबल में। तो जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि जो नक्की करते हैं कि हाँ भाई मैं इसी तारीख को तुम्हें पैसे दूंगा, तो वो फिर क्रेडिटर में नहीं लिखे जाते, उसको नाम लिखा जाता है फिर बिल्स पेबल में। समझ आ रही है बात, मतलब यहाँ जो एडजस्टमेंट में वो ऐसा है कि एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कोई 2000 के क्रेडिटर थे, 2000 के कोई क्रेडिटर थे कि जिनका बिल्स पेबल बिल एक्सेप्ट किया था लेकिन वो लिखना भूल गए। मतलब क्रेडिटर में से कोई 2000 का क्रेडिटर ऐसा था जिसको मैंने चिट्ठी बना के दी थी कि भाई मैं तुम्हें इस तारीख को पैसे दे दूंगा, ऐसी मैंने चिट्ठी बना के दी थी। तो अब अगर चिट्ठी बना के दे दी तो मतलब वो बिल्स पेबल में आया ना, तो उसका नाम क्रेडिटर में से कट करके और बिल्स पेबल में लिखना होता है। समझ आ रही है ना, है तो दोनों यहीं पे ही ना, दोनों है तो लायबिलिटी में ही ना, लेकिन उसका नाम अब क्रेडिटर में से हटा देना है और बिल्स पेबल में लिखना है, वो लिखना भूल गया, ये एंट्री लिखना भूल गए हैं। समझ रहे ना, वही एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000 विच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, जो क्रेडिटर ने ये बिल्स पेएबल दिया इज नॉट रिकॉर्डेड, वो भूल गए हैं। तो मतलब कि हमें इसकी एंट्री क्या करनी है कि हमें क्रेडिटर में से 2000 माइनस कर देने हैं और बिल्स पेएबल में 2000 प्लस कर देने हैं, कि अब वही चीज़ क्रेडिटर में नहीं, अब वही चीज़ बिल्स पेएबल में लिखी जाएगी। समझे ना, सिंपल सी एंट्री कि क्रेडिटर में माइनस करेंगे, बिल्स पेएबल में प्लस करेंगे। मतलब यहाँ लायबिलिटी में ही एक ही जगह पे ही माइनस, उसी जगह पे प्लस, तो इसकी एंट्री नहीं भी करोगे ना तो भी यहाँ टोटल तो आपका सेम ही बैठेगा। ये एक ऐसी एंट्री है, लेकिन मेंशन तो करना पड़ता है ना, थियरी वाइज बताना तो पड़ता है ना। तो देखो लिखेंगे कैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों दिए हुए हैं ना, क्रेडिटर 12000, बिल्स पेएबल 6000 दिया हुआ है ना ये, तो उसे यहाँ पे लिखते हैं कि देखो यही बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्रेडिटर 12000 के हैं, उसमें से 2000 डिक्रीज कर दिए। क्यों डिक्रीज किए, क्योंकि भाई इसका पक्का बिल बन गया इसीलिए, है ना, इसका बिल्स पेएबल बन गया, तो इसीलिए 12000 में से ये 2000 माइनस कर दिया हमने। तो यहाँ से 2000 माइनस तो हो गया 10,000 रुपये, बराबर। और वहीं पे ही बिल्स पेएबल उसी जगह पे ही, जो एडजस्टमेंट की दो एंट्री होती है, दोनों एंट्री एक ही प्लेस पर है, तो यही बिल्स पेएबल में जो 6000 थे वो 2000 इसमें प्लस कर दिए, यहाँ जो माइनस किए वही यहाँ पे प्लस किए, तो 6 में 2000 प्लस कर दिए तो अब 8000 रुपये, बराबर ना।
एक ही प्लेस पे माइनस और उसी प्लेस पे प्लस किया है तो इस अमाउंट का टोटल तो सेम टू सेम ही बैठेगा ना। इसकी एंट्री अगर नहीं भी करो तो भी चल जाता है, लेकिन ये सिर्फ थियरिकली हमें बताना होता है। समझ आई इसकी बात? ओके। अब उसके बाद वाला एडजस्टमेंट नंबर 8 में। तो अब नंबर 8 में ऐसा दिया हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इस मार्केट वैल्यू। अब ये एडजस्टमेंट भी ध्यान दो, मैंने बोला आपको कि सम को इम्पोर्टेंट टिक कर लो, इसमें सब नए नए एडजस्टमेंट है। यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इज इट्स मार्केट वैल्यू। कि यहाँ लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है, बराबर। तो यहाँ पे देखो लैंड बिल्डिंग ऊपर दी गई है ना, बैलेंस शीट में जो टेक्स्ट बुक में लिखी गई है, कितनी लिखी गई है? 40,000 रुपये। ये बुक वैल्यू कहलाती है क्योंकि ये बुक में लिखी गई है। और मार्केट वैल्यू मतलब नई वैल्यू कहलाती है, जो रीवैल्यूएशन के बाद नई वैल्यू मिलती है ना, उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये बुक वैल्यू 20% कम है, मतलब मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा होगी, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ये जब एडमिशन वाले सम करते हैं उसमें हमेशा मार्केट वैल्यू ही लिखी जाती है। हमेशा कौन सी वैल्यू लिखते हैं? मार्केट वैल्यू। क्यों मार्केट वैल्यू लिखते हैं? क्योंकि मार्केट वैल्यू मतलब रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू कहलाती है। हम लोग इसमें रीवैल्यूएशन करते हैं ना, इसीलिए। तो हमेशा मार्केट वैल्यू ही लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसमें हमें मार्केट वैल्यू पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो अब एक रूल ये ध्यान रखो कि जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढना हो ना, तो वो डायरेक्ट ढूंढा मत करो। जब यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, ये जो बुक वैल्यू है ना 40,000 रुपये लैंड बिल्डिंग की, वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। तो मतलब मार्केट वैल्यू खाली 20% बढ़ा मत दिया करो, वो एक कैलकुलेशन से ढूंढनी पड़ती है। जब ऐसा सेंटेंस हो इसे भी इम्पोर्टेंट टिक करना, और ये भी आगे 3-4 सम में आएगा यही एडजस्टमेंट, कि जब भी ऐसे मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो ना तो उसके लिए एक मेथड करनी पड़ती है, एक स्टेप करना पड़ता है। तो वो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये काउंटिंग और समझ लो और इसे रफ में लिख लेना है काउंटिंग को, कि यहाँ पे जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो ना ऐसे, तो उसे सपोज करके ढूंढते हैं कि सपोज मार्केट वैल्यू 100 है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 100। तो बुक वैल्यू के लिए ऐसा दिया हुआ है कि बुक वैल्यू इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू 20% कम है, मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई? कि बुक वैल्यू हो गई 100 माइनस 20। कि अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो उसके 20% तो मतलब 20 ही हुआ ना। तो बुक वैल्यू उससे 20 कम, 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा? 80। ये मार्केट वैल्यू 100 और बुक वैल्यू 80, ये सपोज किया हमने। तो उस पर से एक सेंटेंस जैसे लिखते हैं ना, जैसे पहले काउंटिंग करते थे आगे के स्टैंडर्ड्स में, वैसे कि व्हेन बुक वैल्यू इज 80 देन मार्केट वैल्यू इज 100। कि जब बुक वैल्यू 80 है ना तो मार्केट वैल्यू 100 हुई। सो व्हेन बुक वैल्यू इज 40,000, बुक वैल्यू दी गई है ना टेक्स्ट बुक में 40,000, देन मार्केट वैल्यू इज हाउ मच। करते हैं ना ऐसी काउंटिंग कि जब बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100 हुई यहाँ सपोज में। तो रियल में जब बुक वैल्यू 40,000 है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? तो कैसे ढूंढते हैं फिर इसे, कि ये 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80, ऐसे करते हैं ना। 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज़। इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू मिली ना हमें, वो मार्केट वैल्यू 50,000 है। कि आपकी जो बुक वैल्यू है 40,000 रुपीज़, कि आपके टेक्स्ट बुक में 40,000 लिखा हुआ है ना, उसकी नई वैल्यू अब 50,000 हो गई। मतलब कि 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ। 10,000 इंक्रीमेंट हुआ। जो फ़ायदा हुआ ना हमें, वो कितने का हुआ? 10,000 का। अगर आप इसमें डायरेक्ट 20% बढ़ा देते ना तो इसके 20% तो खाली 8,000 होते हैं, तो वो वैल्यू गलत हो जाती कि नहीं, पूरे सम का आंसर ही नहीं बैठता, बराबर। यहाँ इसकी काउंटिंग जब भी मार्केट वैल्यू अगर ढूंढनी हो ऐसे, तो ये मेथड से ढूंढेंगे सपोज करके। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे भी सम में आएगा तब भी याद करवाऊंगा। तो इसका मतलब इसमें
बुक वैल्यू जो 40,000 की थी उसमें 10,000 बढ़ गए, तो ये 10,000 का फ़ायदा हुआ ना। तो अब इनकी एंट्री करते हैं ना। पहली एंट्री तो इनकी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखें कि वहाँ पे ये लैंड बिल्डिंग 40,000 की थी, प्लस इंक्रीज़ हुआ 10,000, 10,000 इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब अब लैंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 50,000 की हो गई। और ये जो 10,000 का फ़ायदा हुआ ना, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन में ना। तो इसकी दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, और सॉरी क्रेडिट में जाएंगे, और वहाँ पे लिखेंगे हम लोग लैंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज़। फ़ायदा हुआ ना, तो इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं। बरोबर, समझ में आया ये 8th वाला एडजस्टमेंट भी। और अब 9th वाला एडजस्टमेंट, इसमें दिया हुआ है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ना, उसमें से 4800 अगले साल का है। अब ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अमाउंट है कि 4800 अगले साल का प्रीमियम है। मतलब ये ना एक तरह का प्री पेड एक्सपेंस हुआ। कौन सा एक्सपेंस, प्री पेड, एडवांस में दिया हुआ खर्चा, ये वो कहलाता है। और एडवांस में दिया हुआ खर्चा वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। इसकी एक एंट्री एसेट में होगी और दूसरा एडवांस में दिया हुआ खर्चा है, तो ये हमारा फ़ायदा भी कहलाया, एक रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में होगी। ठीक है ना, प्री पेड एक्सपेंस, एडवांस में दिया हुआ खर्चा, वो हमारा फ़ायदा कहलाया। तो देखो, इनमें इसकी पहली एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में। एक एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगी कि प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का, 4800 का, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो एडवांस में दिया। और दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन में, कि यहाँ रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, फ़ायदा ये ना ये भी हमारा। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में कहाँ पे कितना लिखेंगे, 4800 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बराबर। अब देखो, अब ये सब एडजस्टमेंट हो गए। अब वो ऊपर की एंट्रीज करते जाएंगे बैलेंस शीट में, जो बाकी की एंट्रीज है अब वो तो डायरेक्ट एंट्रीज होती जाएगी। देखो, जिसमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, तो वो कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आस्था और आहना का लिखेंगे ना। तो देखो, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और वहाँ पे ऊपर ये बाय बैलेंस करके लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, उसमें उन दोनों का बैलेंस लिखा जाएगा ना ऊपर, कि आस्था का 76,000 और आहना का 48,400, ऐसे ये लिखा जाएगा दोनों में। ठीक है। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में देखो दूसरा दिया हुआ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वो तो बांट दिया था पहले ही। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी हमने बांट दिया था, जितना बचा था वो पार्टनर को बांट दिया ना हमने। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, अब देखो प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते बेटा कभी भी। प्रोविडेंट फंड वो वर्कर की एक्स्ट्रा इनकम होती है। पता है, जो मालिक होते हैं ना, वो वर्कर की सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट करके देते हैं। वर्कर की सैलरी 10,000 हो ना, तो उन्हें 9,500 देते हैं सैलरी मालिक, 500 रुपये वो अपने पास रख देते हैं। ये जब वर्कर रिटायर होता है ना, तो हर महीने ये 500 500 500 500 जितने भी जमा हुए ना, वो मालिक सब पैसे साथ में देता है। ये उसका प्रोविडेंट फंड है। तो ये प्रोविडेंट फंड वो वर्कर की जो है वो जिम्मेदारी है, मतलब हमारी लायबिलिटी, हमें कंपलसरी वर्कर को देना है। तो ये पार्टनर में नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड लिखते हैं लायबिलिटी में। तो इसलिए जो प्रोविडेंट फंड है ना 6400, तो उसे लायबिलिटी में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाते हैं और वहाँ पे लिखें ये प्रोविडेंट फंड 6400 का। ठीक है। उसके बाद बेड डेब रिजर्व, तो बेड डेब रिजर्व भी वहीं पे ही, वो भी लायबिलिटी में ही है ना। बेड डेब रिजर्व भी नहीं बांटते, वो तो डेप्टर में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई डेप्टर में से माइनस नहीं करना है, एडजस्टमेंट में होता है ना, तो डेप्टर में से माइनस करते हैं, नहीं तो बेड डेब रिजर्व भी लायबिलिटी में ही लिखते हैं। तो यही प्रोविडेंट फंड के नीचे फिर से लिखेंगे बेड डेब रिजर्व 8,000 रुपीज़। बराबर। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो वो हमने एंट्री कर दी थी। बिल्स पेएबल की भी एंट्री कर दी थी, एडजस्टमेंट में हो गया था ना। अब एसेट्स की तरफ देखें, तो एसेट में गुडविल, तो ये पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल क्या करते हैं, बांट देते हैं ना। नई गुडविल का एडजस्टमेंट तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया। ये गुडविल वो पुरानी गुडविल है, तो इसे पार्टनर को बांट देते हैं। कहाँ बांटते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं
और डेबिट में यहाँ पे गुडविल लिखें, पुरानी गुडविल को गुडविल ही लिखते हैं और दोनों में बांट देंगे। 8400 है ना, तो इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इक्वली, तो 8400 का दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, आस्था और आहना को 4200। नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये पुराने पार्टनर को ही बांटते हैं ये गुडविल। उसके बाद लैंड बिल्डिंग, तो उसकी एंट्री हमने कर दी ना लैंड बिल्डिंग की। फिर मशीनरी, मशीनरी की एंट्री बाकी है 32,000 रुपीज़, तो उसे बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। बैलेंस शीट में जाएं और एसेट्स में लिखें ये मशीनरी 3200 का, 32,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया ना। इन्वेस्टमेंट, पूरा इन्वेस्टमेंट आहना लेके गई थी, तो अब इन्वेस्टमेंट यहाँ एसेट्स में नहीं लिखते। अब एसेट में नहीं लिखना है हमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो तो आहना लेके गई ना। 20,000 का इन्वेस्टमेंट 19,200 में, तो अब यहाँ कुछ लिखेंगे ही नहीं हम लोग। उसके बाद डेप्टर्स, तो डेप्टर यहाँ पे लिखेंगे, यही मशीनरी के नीचे लिखें डेप्टर्स। तो यहाँ पे ये डेप्टर्स की एंट्री 25,200। डेप्टर के बाद स्टॉक, तो स्टॉक भी लिखेंगे यहीं पे ही डेप्टर्स के नीचे ही, ये सब एसेट्स में ही है ना, तो डेप्टर के नीचे ही स्टॉक में स्टॉक लिखेंगे 14,400। फिर स्टॉक हो गया। उसके बाद कैश, तो कैश कहाँ करते हैं, तो हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस कैश अकाउंट के स्टार्टिंग में लिखते हैं ना बैलेंस करके, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कैश है ना, तो कैश के डेबिट में ही लिखते हैं। कैश अकाउंट में जाएं और उसके डेबिट में ऊपर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। भाई इतना बैलेंस कितना, तो 16,000 रुपीज़, बराबर, ये बैलेंस लिखेंगे हम लोग। उसके बाद कैश के बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो पार्टनर्स को बांट देते हैं। ये भी कल जो मैंने फ़ोटो दिया था आखिरी के वीडियो में, तो उसमें ये लिस्ट में लिखा हुआ था कि ये जो भी एसेट में दिया हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, या उसके नीचे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पार्टनर को बांट देते हैं डेबिट साइड पे। एसेट की कोई भी चीज़ बांटनी हो तो वो डेबिट में बांटेंगे, लायबिलिटी की कोई भी चीज़ वो क्रेडिट में बांटेंगे। तो फिर से पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं और वहाँ डेबिट में जाकर ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर ना शॉर्ट में लिख दिया ACE, तो वो दोनों को बांट देंगे। कितना है 3200 ना, तो ओल्ड रेशियो मतलब इक्वली दोनों को बांट दिया जाएगा 1600। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एसेट्स में, वो भी बांट देंगे। एसेट्स में दिया हुआ है मतलब यहाँ डेबिट में ही बांटेंगे, इसके नीचे ही, तो इसके नीचे ही लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दोनों को बांट देंगे आधा आधा, 2000 4000 है ना, तो दोनों को बांट दिया। हो गई सब एंट्रीज, सब एंट्रीज क्लियर। तो अब क्या करें, अब क्लोजिंग करें। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखें तो खाली यहीं पे ही एंट्री है कि इसका पहले टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 17,200। वही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे और वही 17,200 यहाँ पे भी लिखेंगे, बराबर ना, कुछ माइनस के लिए इसमें था ही नहीं, यहीं पे ही लिखेंगे। और ये डिविजिबल प्रॉफिट करके दोनों में बांट देंगे। ये जो रीवैल्यूएशन में मिला प्रॉफिट उसमें लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और दोनों में बांट दिया जाएगा। तो आस्था और आहना ये दोनों में हाफ हाफ करके ना, इक्वल रेशियो ही ना, और कोई रेशियो दिया नहीं हुआ है, तो आधा आधा दोनों में बांट देंगे। 17,200 को बांट देंगे 8,600 8,600, ठीक है। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट मिला इसे आगे कहाँ ले जाएंगे, तो इसे आगे ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो अब कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और उसके क्रेडिट में लिखें ये डिविजिबल प्रॉफिट 8600 8600, ये दोनों में दे दिया ना। अब ये भी क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड ही टोटल ज़्यादा होता है, तो एक एक करके क्लोजिंग करो। सबसे पहले आस्था में, तो आस्था में इस साइड का टोटल करो, तो इस साइड सबका टोटल आया 89,800, तो वही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 89,800। और इसमें से ये तीनों चीज़ें माइनस करेंगे, ये जो ऊपर अमाउंट है उन सबको माइनस करेंगे, तो मिलेगा कितना 82,000। ये 82,000 वो बैलेंस कहलाया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बराबर ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसे कैपिटल में ले जाएंगे ना आगे। फिर वैसे ही यहाँ आहना का टोटल करें, तो आहना में इस साइड का टोटल आएगा 66,200
और ये 66,200 वही यहाँ पे भी लिखेंगे डेबिट में भी, और उसमें से ये सभी अमाउंट माइनस करेंगे। तो उसमें से ये सब माइनस किया तो बचा 39,200, ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एक ही लाइन में लिखते हैं तीनों का। फिर यहाँ सोनू का टोटल करें तो इसमें तो यही है 80,000 रुपीज़, तो यहाँ 80,000, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे 80,000 रुपीज़, और इस 80,000 में से ये ऊपर का ये अमाउंट माइनस करेंगे तो बचेगा 75,200, ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये जो तीनों का बैलेंस बचा ना, ये तीनों का बैलेंस कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैपिटल लायबिलिटी में, जो ऊपर स्पेस छोड़ी थी वहाँ पर। तो ये तीनों बैलेंस शीट में लेके जाएं तो बैलेंस शीट में यहाँ ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, उसमें तीनों का नाम आस्था, आहना और सोनू, तीनों का ये कैपिटल लिखेंगे, और बाहर उसका टोटल 1,96,400, बराबर। ये कैपिटल लिख दिया ना। अब आखिरी हमारा क्या बचा, अब आखिरी बचा कैश अकाउंट, जो क्लोज करना है हमें। तो अब लास्ट कैश अकाउंट में जाते हैं, उसको क्लोज करें। तो यहाँ कैश अकाउंट में इस साइड का टोटल करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है हमेशा, कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करें तो इस साइड आया 1,03,200, वही अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसमें ऊपर कुछ भी माइनस के लिए नहीं था तो वही अमाउंट यहाँ पे भी 1,03,200 ये लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि इस बैलेंस को आगे लेके जाए ना। और ये बैलेंस कहाँ लेके जाएंगे, तो कैप बैलेंस शीट में एसेट्स में, कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट्स में ये कैश लेके जाएंगे ना 1,03,200, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाते हैं और वहाँ पे लिख दें ये कैश 1,03,200। और फाइनली अब दोनों का टोटल करेंगे कि इस साइड भी पूरा टोटल और यहाँ पर भी पूरा टोटल किया जाएगा। जैसे इस साइड का टोटल आया 2,32,000 रुपीज़ और इस साइड का टोटल भी आया 2,32,000। अगर दोनों का टोटल इक्वल बैठ गया मतलब आपका आंसर करेक्ट है ये, बराबर। आई बात समझ में। फिर से बोल रहा हूँ, ये 9th वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ठीक है, अब आगे के सम्स वो हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।